जय हिंद। देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी, सीजीएल हो, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए इंडियन पॉलिटी एक मेजर सेगमेंट होता है ना फ्रेंड्स। पहली वीडियो को मैंने अपलोड कर चुका है और वीडियो थोड़ा है ना लंबा हो चुका था ना फ्रेंड्स, क्योंकि वो पहला वीडियो था लक्ष्मीकांत के, है ना। उसमें मैंने थोड़ा पॉलिटी के बेस को भी आपके साथ थोड़ा डिस्कस किया था, इसलिए वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्राउन रूल, जो शुरू होता है 1858 टू 1947 में एंड हो जाता है ना फ्रेंड्स। अब आप प्ले लिस्ट में जाके पहली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, वो मैंने पहले वीडियो को अपलोड कर चुका है। अब जो है ना फ्रेंड्स, ये जो पहला यूनिट है जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। अब इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है ना फ्रेंड्स, कि इसमें मैंने नोट्स नहीं बनाए है, वो मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बता दिया था, है ना। अब जो सेकंड यूनिट आएगा ना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी मैंने अपलोड कर चुका है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। अगर आपको क्या करना है, सीरियल वाइज देखना है, कि नहीं ये नहीं कि आपको बीच में से उठा के देखना है ना। और पॉलिटी लक्ष्मीकांत के थ्रू आप पढ़ रहे हो ना, तो फिर ये आप सीरियल वाइज मतलब जाके चेकआउट करें, क्योंकि फिर आप ऊपर नीचे जाएंगे ना, फिर आपको समझ में आने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना फ्रेंड्स। इसीलिए अपने पास हार्ड कॉपी ज़रूर रखिए, हाईलाइटर ज़रूर रखिए, जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे ना वहाँ पे जाके आप इजीली हाईलाइट कर सकते हैं। बाद में फिर आप इजीली उसको रिवीजन करने में भी आपको आसानी होंगी, है ना फ्रेंड्स। अब इस वीडियो को, यानी जो क्राउन रूल है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, दो वीडियो बना रहा हूँ, तोड़ के मैं वीडियोस बना रहा हूँ। क्यों इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर वो अपलोड करने में भी बड़ा इशू आता है ना फ्रेंड्स, वो आप भी समझ सकते हो। दूसरा ये है कि हम मतलब अच्छे से टू द पॉइंट एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें मतलब थोड़ा वीडियो लंबा इसे मतलब ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए दैट्स वाई मैं ये कर रहा हूँ कि एक एक पॉइंट्स को समझा रहा हूँ, और इस जो क्राउन रूल है इसको मैं दो वीडियो में डिवाइड कर रहा हूँ, है ना फ्रेंड्स। अब पहली वीडियो है ना, इसमें मैं ये 3 टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। द फर्स्ट 3 इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, एंड सॉरी फ्रेंड्स, इसमें शायद है ना, इसके बाद आएगा आई थिंक इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आप यहाँ लिख देना इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके बाद हम करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब ये 4 टॉपिक है ना, इसमें एक मिस हो गया है, आपको जाके लिख सकते हैं ना। अब लिखना क्या है, बस खाली यहाँ पे लिखना है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ये आप जाके खुद लिख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए इंडियन पॉलिटी समझने हैं मेरे चैनल यानी लेट्स लर्न जीएस से, है ना फ्रेंड्स। बस अपने पास हार्ड कॉपी ज़रूर रखिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक पॉइंट को, लक्ष्मीकांत के एक एक पॉइंट को कंसेप्ट क्लियर करके समझाऊँ, है ना। देखिए फ्रेंड्स, जो क्राउन रूल होता है ना, ये होता है 1858 टू 1947, जो हमारा आज का हेडिंग है ना फ्रेंड्स। इसमें पहला जो एक्ट पास होता है ना, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से क्या सिग्निफिकेंट हो, ये क्यों होता है, क्योंकि रिवोल्ट हो रहा होता है 1857 में, इससे 1 साल पहले, है ना। दैट मीन्स देश के अंदर बहुत बड़े बड़े बवाल खड़ा हो जाता है, लोग नाराज़ हो गया है अंग्रेज़ों से, है ना। अभी जो रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। क्योंकि लोग मतलब आप अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, वो हम हिस्ट्री के क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया, है ना, कि एनेक्सेशन पॉलिसी जो है ना लॉर्ड डलहौजी का, वो बड़ा ख़तरनाक था, है ना। और होता है भाई रानी ऑफ झांसी जो है ना, उसके बेटे को गद्दी पे बैठने नहीं देते। ये चीज़ें है ना, हम हिस्ट्री के क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई रिवोल्ट ऑफ 1857 में हुआ क्या था। क्या होता है ना फ्रेंड्स, रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सिपाही म्यूटिनी। अब इस सिपाही म्यूटिनी के बाद क्या होता है, ब्रिटिश सरकार एक एक्ट को पास करते हैं जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट को कहते हैं एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप जाके किताब में देख सकते हैं, आपकी किताब में ही है ना फ्रेंड्स। अगर आपको मतलब पीछे की जो आवाज़ आ रहा है ना फ्रेंड्स, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना सेटिंग में थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन में मुझे थोड़ा सेटिंग में कंफ्यूज हो गया। दैट्स वाई शायद बाहर के वॉइस आ रहे हैं ना, अब उसको आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए और अपनी किताब पे ज़्यादा फोकस करें।
और इस एक्ट को कहते हैं एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इस एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है फ्रेंड्स कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ना, उसके सारे ईस्ट इंडिया कंपनी को ही उखाड़ के फेंक देते हैं ना, और इसके सारे पावर को ट्रांसफ़र कर दे किसके पास, ब्रिटिश क्राउन के पास। अब इस पावर्स में क्या क्या आता है, गवर्नमेंट आता है, सरकार, टेरिटरीज इसके। अब अगर टेरिटरीज ही नहीं होंगे तो सरकार कैसे चलेगा ना। इंडिया के जितने भी टेरिटरीज हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो भी दे देते हैं ब्रिटिश क्राउन को। रेवेन्यू तो इनका मेन मकसद ही था, जो मैंने पहले की वीडियोस में आपसे अच्छे से डिस्कस किया था, है ना फ्रेंड्स। इसके बाद होता है वो सारा दे देते हैं ब्रिटिश क्राउन के पास। अब इस एक्ट में क्या क्या होता है देखिए आप, ये जो एक्ट है ना, इट प्रोवाइड दैट इंडिया हैंस फोर्थ वाज टू बी गवर्न बाय, मतलब पहले जो ये कौन गवर्न करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जाके ये किसके पास जाएगी, हर मेजेस्टी मीन्स ब्रिटेन के क्वीन के पास, है ना फ्रेंड्स। अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करके बनाते हैं वायसराय ऑफ इंडिया। ये याद रखिए, वायसराय ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट इनेक्टेड इन द किस एक्ट के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर। ही मीन्स वायसराय। ये कौन होता है, ये होता है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। जो ब्रिटिश क्राउन इंग्लैंड में बैठा होता है ना, वो इसको डायरेक्टली अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं ना, ब्रिटिश क्राउन। एंड द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन आता है, ब्रिटिश क्राउन का, वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ये आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या है ना दोस्तों, जो पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था हमने पहले की वीडियो में, उसमें क्या होता है ना कि कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग कर देते हैं। कि पॉलिटिकल फंक्शन जो है ना वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करेगी, कमर्शियल जो है वो कोड ऑफ डायरेक्टर्स करेगी। इस चीज़ को इस एक्ट में ख़त्म कर देती है। जो भाई बहुत हो गया तुम लोगों का, आप ऊपर नीचे का पॉलिटिक्स है ना, उसको बोलते हैं जाओ अपना ये बुरी बिस्तरा बांध लो और जाओ इंग्लैंड वापस। ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या होता है ना दोस्तों, आप सरकार चलाने के लिए तो सिस्टम चाहिए ना, इसके लिए क्या करते हैं, एक ऑफिस को बनाते हैं ना, और एक ऑफिस को, इस ऑफिस को कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, है ना। अब इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सारा कंप्लीट अथॉरिटी दे देती है और कंट्रोल करती है। और ये क्या कंट्रोल करती है, इंडियन के एडमिनिस्ट्रेशन को, है ना। जैसे आपके आज के टाइम IAS एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है ना, इस तरह इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना देते हैं, किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ना, ये कौन है, ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर है। दैट मीन्स ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी बैठते हैं ना। अब ये रिस्पॉन्सिबल कर देंगे किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट। दैट मीन्स कि भाई जो भी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है ना, ये जाके क्या करते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके रिपोर्ट करते थे कि भाई वो चल रहा है, ये चल रहा है। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या होता है ना दोस्तों, अब इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के साथ एक 15 मेंबर काउंसिल बनाते हैं ना। इसके साथ कितने लोग रखते हैं, 15 लोग, है ना, जो हमेशा किसके साथ काम करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के साथ। और एक काउंसिल जो है ना, ये क्या होता है, एक एडवाइजरी बॉडी होता है ना। आप याद रखिए, एडवाइजरी मीन्स एडवाइस करते हैं किसको, इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है ना, वो इस काउंसिल के चेयरमैन होते हैं ना। अब चेयर हेड तो होना ही है ना, किसी जो कोई कुछ भी बन रहा है उसका तो हेड होता ही है। जैसे कोई गवर्नमेंट का कुछ होगा ना, अब वो डायरेक्टर्स, इस तरह के हेड इस काउंसिल के चेयरमैन को बनाता है खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा गला सूख गया, पानी पी रहा था, है ना फ्रेंड्स। अब ये लास्ट पॉइंट है इसमें, इट कॉन्स्टिट्यूट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज ए कॉर्पोरेट बॉडी कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल जो है ना, इसको बनाते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, या आप बोल सकते हैं क्या बोलते हैं इसको, और ये सू कर सकते हैं, कहते हैं ना वो कोर्ट में सूविंग कोर्ट, ये इस टाइप का है ना। और ये कहाँ पे सू कर सकते हैं, इंग्लैंड एंड इंडिया, बोथ इंग्लैंड एंड इंडिया में जाके ये कोर्ट में सू कर सकते हैं। ऐसे कॉर्पोरेट बॉडी है ना। ये हुआ इसका लास्ट पॉइंट। बट इससे क्या होता है ना दोस्तों, 1858 के एक्ट ने ये क्या चाहते थे ब्रिटिश सरकार की, हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को क्या करने जा रहे हैं, इम्प्रूव करने जा रहे हैं। पता नहीं ये क्या इम्प्रूव करना चाहते थे ना।
इंडियंस को है ना मतलब दबा दबा के रखने के लिए ये सारे एक्ट आते हैं ना दोस्तों। इनको क्या मतलब था, मतलब रेवेन्यू कमाना और वापस चला जाना, है ना, ऐश की ज़िंदगी जीना। एंड जब ये जो है ना ये कंट्रोल कहाँ से करते हैं, इंग्लैंड से। इससे हमारे यहाँ के लोगों के ऊपर, हमारे सिस्टम्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं हुआ, है ना। होना भी कहाँ था, है ना, ये ब्रिटिशर्स अपने मनमर्जी करते थे। अब इसके बाद होता है ना दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जो मैंने यहाँ लिखना भूल गया है, आप जाके लिख सकते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्या होता है, क्यों होता है कि भाई जब रिवोल्ट होता है ना 1857 में, देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े बवाल मतलब खड़ा हो जाते हैं। लोग अब नाराज़ है भाई, अब कब तक चलेंगे ब्रिटिश। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने बोला भाई अब इंडियंस को समझ आ रहा है, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद क्या होता है, 3 एक्ट्स को पास करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1861, 92 एंड 1909 में, है ना। पहला होता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब इसको ये एक इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है जिसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर। अब इसमें एक्ट में क्या क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, ये बिगिनिंग है, ये एक्ट है ना इंडियन काउंसिल एक्ट, ये बिगिनिंग होता है किसके लिए, लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए, कि भाई अब इंडियंस को भी लॉ मेकिंग प्रोसेस मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में आने की अनुमति दे देनी चाहिए। एक होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अब एग्जीक्यूटिव में जहाँ पे लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, अब इंडियंस को क्या बोला कि भाई आप भी आ सकते हो कहाँ पे, लॉ मेकिंग प्रोसेस में। अब इससे क्या होता है भाई, वायसरॉय जो है ना वो नॉमिनेट करते हैं कुछ इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल। अब एक हुआ ऑफिशियल, सेकंड हुआ नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल वो मेंबर्स हुए जिनका कोई मतलब नहीं है ना, अब ऑफिशियली तो नॉमिनेट हो नहीं रहा है, खाली नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वायसरॉय कुछ इंडियंस को मेंबर्स बना रहे हैं किसके अंदर, अपने काउंसिल के अंदर। 1862 आते आते लॉर्ड कैनिंग क्या करता है, तब का ये वायसरॉय क्या करता है, लॉर्ड कैनिंग 3 इंडियंस को नॉमिनेट करता है इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। अब ये कौन कौन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये 3 आपको याद रखना, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है ना फ्रेंड्स कि भाई अब ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है ना, पहले क्या हुआ था, पहले की एक्ट्स में कि भाई सारा जो है ना वो केंद्र से ही चलेंगे, मतलब सेंट्रल से चलेंगे ना, जो सेंटर बोलेगा वो। अब जब ये एक्ट पास हुआ ना, इससे थोड़ा इम्प्रूव किया कि इन्होंने कि डिसेंट्रलाइज कर दिया ना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग प्रोविंस को पावर दे दी, थोड़ा थोड़ा पावर दी, इतना नहीं कि भाई अब सारा पावर तुम लोग भी इंजॉय करो, ऐसा कुछ भी नहीं। बस ये ब्रिटिशर्स अपने लिए ही करते थे। अब इसमें क्या करते हैं देखिए, क्या रेस्टोर किया, लेजिस्लेटिव पावर्स, लॉ मेकिंग पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किया किसके लिए, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज के लिए। इट इज़ दस, इससे क्या होता है ना दोस्तों, जो रेगुलेटिंग एक्ट में है ना पावर वावर सब ले लिया था, जो क्लाइमैक्स मतलब ख़त्म हुआ कब, 1833 के एक्ट में। इससे क्या होता है ना दोस्तों, एक इंटरनल ऑटोनॉमी जाके मिलती है 1937 के टाइम आते आते। दैट मीन्स जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होता है ना, उसके बाद वो हम बाद के वीडियो में देखेंगे, बट ये 1937 आते आते हमारे प्रोविंसेस को क्या मिलता है, इंटरनल ऑटोनॉमी मीन्स अपना अपना इंटरनल जो है ना पावर को सारा पावर दे दी 1937 आते आते। ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या होना दोस्तों, और 3 लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया किसके अंदर, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ये कहाँ कहाँ पे, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब में। अब ये कब बनाया, 1862, 1886 एंड 1897 रिस्पेक्टिवली। आपकी किताब में लिखे हैं, और कोई मतलब इसमें समझ ऊपर नीचे आप कर सकते हैं ना, इतना वो भी नहीं है। इसके बाद क्या कर देना दोस्तों, वायसरॉय को एम्पावर्ड किया किसके लिए, फॉर मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल, है ना। अब काउंसिल के अंदर जो बजट किसी भी बजट टाइप के है ना डिस्कशन चल रहा है, अब ये सारा ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल के अंदर बजट को ये चलता है ना डिस्कशन, ये किसको दे दिया वायसरॉय को, है ना फ्रेंड्स। इससे क्या हुआ ना, एक पोर्टफोलियो सिस्टम यहीं से शुरू होता है ना, वो हम किसी बात के वीडियोस में देखेंगे, पार्लियामेंट के अंदर पोर्टफोलियो है ना। अब ये पोर्टफोलियो जो है ना ये इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने कब, 1859 में, बट ये इम्प्लीमेंट होता है किसके अंदर, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के अंदर।
इससे क्या होता है ना दोस्तों, जो वाइसरॉयस के काउंसिल है ना, वहाँ पे जो मेंबर होते थे ना, इनको दे दी क्या, एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के चार्ज, किसके, गवर्नमेंट के, है ना। अब पोर्टफोलियो चलाना है भाई, और ये जो मेंबर जो है ना अपना फाइनल इशू अथोराइज करते थे ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल, काउंसिल के बिहाफ पे अपने अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में बोलते हैं कि भाई मेरे डिपार्टमेंट में क्या क्या चल रहा है ना। ये हुआ आपके 4th पॉइंट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के। अब जो लास्ट पॉइंट है ना, इसमें लिखा है कि भाई अब ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे कौन, वाइसरॉय। ऑर्डिनेंस आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे कौन करते हैं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी ऑर्डिनेंस को इशू करते हैं ना, कि भाई अगर कोई इमरजेंसी होता है ना ब्रिटिश टेरिटरीज़ के ऊपर, फॉर एग्जांपल कोई बाहर के एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है फॉर एग्जांपल, अब उस टाइम जो है ना ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे कौन, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब ये ऑर्डिनेंस कितने मंथ के लिए, 6 मंथ्स के लिए, है ना दोस्तों। ये हुआ लास्ट पॉइंट। अब इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। मिनट पेन लेता हूँ। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब इसमें क्या होता है, जो नॉन ऑफिशियल्स अपॉइंट किया था ना वाइसरॉय ने, उसके साइज को इंक्रीज़ करते हैं कहाँ पे, बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों के लेवल पे है ना, एक सेंट्रल दूसरा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बट जो ऑफिशियल मेजॉरिटी जो है ना वो हमेशा गोरों का ही रखते हैं। दैट मीन्स जो ऑफिशियल जो है ना वो हमेशा गोरों का ही राज रहेंगे। मगर कुछ मेंबर्स को इसमें इंक्रीज़ ज़रूर किया, बट उससे फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, है ना फ्रेंड्स। इसके बाद क्या है, लेजिस्लेटिव के जो फंक्शंस को है ना उसको भी इंक्रीज़ कर दिया इस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में, कि भाई अगर कोई बजट पे डिस्कस चल रहा है काउंसिल के अंदर, अब उस बजट को लेके ये जो है ना लेजिस्लेटिव काउंसलर्स ये क्या कर सकते थे, एग्जीक्यूटिव से अपने थॉट के हिसाब से सवाल कर सकते थे ना, क्वेश्चंस कर सकते थे। ये हुआ सेकंड पॉइंट। अब इसके बाद क्या होता है ना दोस्तों, बहुत सारे बॉडीज़ नाराज़ हो जाते हैं कि भाई हमें भी ये दो वो दो। इससे क्या होता है कुछ मेंबर्स नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को फिर से नॉमिनेट करते हैं। अब कैसे नॉमिनेट करते हैं, जो अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में करना होगा ना तो करते हैं कौन, वाइसरॉय। मगर इन मेंबर्स को रिकमेंड कौन करते हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये लोग जाके रिकमेंड करते हैं कि भाई इस बंदे को उठा और डाल दो, इस बंदे को उठा और डाल दो। एंड जब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में करना होगा ना किसी मेंबर्स को नॉमिनेट, वो करते हैं गवर्नर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंसेस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। बट ये कौन रिकमेंड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, ज़मींदार्स एंड चैम्बर्स, ये लोग जाके रिकमेंड करते थे। अब इससे होता कुछ नहीं था, जो बड़े बड़े लोग जो ब्रिटिश के अंदर काम करते थे ना वो लोग जाके इन्हीं को ही मतलब रिकमेंड करते थे, है ना फ्रेंड्स। इससे जो इंडिया के जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था ना उसको कुछ भी मतलब फ़र्क नहीं होता था। बट ये जो है ना इसमें इनडायरेक्ट टाइप का इलेक्शन तो ज़रूर आया है ना। आप देख सकते हो रिकमेंड करने का मतलब इनडायरेक्ट टाइप इलेक्शन तो ज़रूर आया, मगर अगर क्या हुआ ना दोस्तों, इस एक्ट में इलेक्शन का कोई वर्ड यूज़ नहीं हुआ है ना। इससे क्या हुआ, नॉन ऑफिशियल्स के सीट्स तो देना चाहते थे, मतलब दे दिया था किसमें, बोथ द लेवल्स पे दे दिया था। बट इस एक्ट में कोई इलेक्शन वर्ड का यूज़ नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि कुछ सर्टेन बॉडीज जाके रिकमेंड करते थे और गवर्नर और वाइसरॉय जाके उन लोगों को क्या करते थे, नॉमिनेट करते थे ना। ये हुआ आपकी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसके बाद आता है भाई इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इस एक्ट को कहते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। हुआ है क्यों, क्योंकि लॉर्ड मोर्ले जो था ना वो था कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड लॉर्ड मिंटो वाज द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय ऑफ इंडिया था लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड मोर्ले था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। दैट्स व्हाई इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये आप याद रखिए। इसमें क्या होता है ना दोस्तों कि जो काउंसिल है ना बोथ द लेवल्स, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल के जो काउंसिल है ना उनमें जो मेंबर्स है ना उसके साइज़ को कर दिया इंक्रीज़। अब जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल लेवल पे पहले होता था 16, उसको बढ़ा के किया 60। बट जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है ना
उसमें भी बढ़ा दिया, बट इसमें नंबरिंग हमें कि भाई इसमें यहाँ इतना बढ़ा दिया, उसमें क्यों, क्योंकि अलग अलग प्रोविंसेस 11 प्रोविंसेस है, बहुत सारे प्रोविंसेस होते थे ना दोस्तों, उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या होता है ना दोस्तों, इट रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, कि भाई नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी जो है ना वो बढ़ा दिया कहाँ पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। बट जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, वहाँ पे हमेशा किसकी मेजोरिटी था, ऑफिशियल। दैट मीन्स ये प्रोविंशियल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था ना, उसमें क्या कर दिया, मेजोरिटी जो है ना वो नॉन ऑफिशियल के मेंबर को ही दे दिया कि यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर ज़्यादा रहेंगे। बट जो सेंट्रल लेवल पे होता था ना दोस्तों, वहाँ पे जो हमेशा कौन रहेगा मेजोरिटी में, ऑफिशियल मेजोरिटी। दैट मीन्स ये गौरों का ही रास्ता है ना सेंट्रल लेवल पे। ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या होता है ना दोस्तों, अब डेलिब्रेटिव फंक्शंस को इनलार्ज कर दिया। अब डेलिब्रेटिव फंक्शंस में क्या होता है ना दोस्तों, अब बोथ द लेवल्स पे, दोनों प्रोविंशियल एंड सेंट्रल पे, कि भाई अगर कोई भी मेंबर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते थे ना, वो कर सकें, मतलब करने की अनुमति दे दी इस एक्ट में। फॉर एग्जांपल कोई बजट के सेशन चल रहा है इस किसी भी काउंसिल के अंदर, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल पे। अब इस बजट के मतलब बजट को लेके रेजोल्यूशन मूव कर सकते थे कोई भी मेंबर्स कि भाई ये बजट किसके लिए है, कहाँ के लिए। ये मतलब ब्रिटिशर चाहते कुछ भी नहीं थे, होता कुछ भी नहीं था। अब रेवेन्यू कमाने के लिए तो ब्रिटिशर्स यहाँ बैठे थे ना, इस पे मतलब कोई अगर रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं ना मेंबर्स, तो उसमें बजट पे, किसी भी बजट पे ये रेजोल्यूशन ला सकते थे। ये हुआ थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या होना दोस्तों, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में पहली बार इंडियंस को आने की अनुमति दे दी। फर्स्ट टाइम इंडियंस को बोला कि भाई अगर आप गवर्नर या वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, जहाँ पे लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ पे अगर इंडियंस आना चाहते हैं ना, तो इंडियंस को भी इसमें एसोसिएट कर दिया, किसमें, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के अंदर, है ना दोस्तों। अब फर्स्ट इंडियन कौन था जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर आया, वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एसपी सेना को बना दिया फर्स्ट इंडियन, जिसको वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सीट दे दी। अब इनको क्या बना दिया, एज ए लॉ मेंबर। अब याद रखिए, एज ए लॉ मेंबर। अभी इसका जो मेन खतरनाक पॉइंट है ना दोस्तों, अब इस एक्ट में क्या हुआ, एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बना दिया भाई, कम्युनल। अब मतलब जो ब्रिटिशर्स थे ना दोस्तों, ये क्या करना चाहते थे, हमारे जो इंडियन सोसाइटी है ना, इस इंडियन सोसाइटी को तोड़ के रखना चाहते थे। अब इससे फ़ायदा क्या होता था, लोगों के माइंडसेट को चेंज करना और इसके थ्रू रेवेन्यू कमाना, है ना। बना दिया भाई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, लोगों को तोड़ दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन लाइन पे, है ना। और एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया कि भाई अगर कोई मुस्लिम के मेंबर है ना इलेक्ट होता है, वो खाली मुस्लिम ही वोट कर सकते थे। अब देखिए ना दोस्तों, ये ब्रिटिशर चाहते क्या थे ना, और इस कम्युनलिज्म को है ना लीगलाइज कर दिया कि भाई अब ये कानून भी चलेगा ना, इसमें कोई वो सुप्रीम कोर्ट में जाने वो कुछ भी नहीं चलेगा, है ना। कम्युनलिज्म को लीगलाइज करने का मतलब हुआ कि भाई अब ये कानून भी है, इसके ऊपर नहीं चलेगा। कम्युनलिज्म को इंट्रोड्यूस किया इसमें, किसमें, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में। दैट इज वाई दिस एक्ट को क्या बोलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट में जो वायसरॉय था ना, लॉर्ड मिंटो, इसको कहते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ये आप याद रखिए। जो लास्ट पॉइंट है ना दोस्तों, छोटे छोटे प्रेसिडेंसीज के कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड ज़मींदार्स को दे दी सेपरेट इलेक्टोरेट। ये आप आपकी किताब में पढ़ सकते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन देके छोटे छोटे जो राजा रजवाड़े होते थे, है ना, आसपास के जो छोटे छोटे बॉडीज़, उनको ये नाराज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि रेवेन्यू तो कमाना ही था ब्रिटिशर्स को, है ना। ये हुआ आपके इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में। अब इसके जो बाद के जो 2 एक्ट्स बचते हैं ना दोस्तों, 3 एक्ट्स, फॉर एग्जांपल इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड इंडियन एंड इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। वो हम करेंगे बाद के वीडियोस में, और एक वीडियो बनाऊंगा ना उसके लिए मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आपको भी
पढ़ने में मतलब प्रॉब्लम होंगी, है ना दोस्तों। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दूसरा एक वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, आप जाके पढ़ लीजिए अच्छे से। इन अपने पास हार्ड कॉपी ज़रूर रखिए, अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो एक नोटबुक और पेन रखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।